हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ज्ञान बिंदु का जो नया करंट अफेयर्स का वार्षिकांक बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। और देखिए, इस बुक में टोटल 40 सेट्स दिए गए हैं। इसमें सेट वाइज करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग 5-5 सेट करके इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक के एक अलग वीडियो में, 6 से लेकर के 10 तक को अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। और आज हम लोग सेट नंबर 11 से लेकर के सेट नंबर 15 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, यह जो बुक आया हुआ है ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर्स वार्षिकांक का, ये खास करके बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए और बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0, बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि ज्ञान बिंदु का जो नया करंट अफेयर्स का वार्षिकांक बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और देखिए, इस बुक में टोटल 40 सेट्स दिए गए हैं, यानी कि इसमें सेट वाइज करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 10 तक को कवर करा दिया था। और मैंने बताया भी थे आपको कि हम लोग 5-5 सेट करके इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरे इस 40 सेट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्योंकि 5-5 सेट करेंगे तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन भी करके आपको बताते चलूँगा। और पूरे 40 सेट्स का एक मास्टर वीडियो में हम कवर करेंगे, तो मैं सिर्फ आंसर पर टिक लगाते चला जाऊँगा, इससे कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए, इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 11 से लेकर के सेट नंबर 15 तक को डिस्कस करने वाले हैं। और हूबहू एक एक वर्ड मैंने उसी प्रकार से रखा है जिस प्रकार से इस बुक में दिया गया है। आप निश्चिंत रहिए, आपके एग्ज़ाम से पहले यह पूरी बुक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए, यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट 11, ऐसे ही बुक में दिया गया है। पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला ही प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ फ्रेंड्स। देखिए, चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 से इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? ये डेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 14 जुलाई 2023 को। ठीक है ना, ये डेट एग्जाम में बन सकता है। और देखिए, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया। और इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और देखिए, अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भी बन गया है। तो कब इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था? तो ये भी डेट याद रखेंगे, 23 अगस्त 2023 को। ये दोनों डेट जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए, अगर पूछा जाए कि नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने की घोषणा कब की गई है, तो इसी 23 अगस्त के दिन जो है नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा भी किया गया है। अच्छा, अगर प्रश्न बनेगा कि चंद्रयान 3 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थी, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, इनका नाम है पी वीर मुथुवेल। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पी वीर मुथुवेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाम। ये चंद्रयान 3 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए, चंद्रयान 1 मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है ये भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। इस नौसेना अभ्यास का आयोजन मालदीव में किया गया था। यह एक नौसेना अभ्यास है, इसका आयोजन मालदीव में किया गया था। तो भारत तथा मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है मिस्र के द्वारा। मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पपुआ न्यू गिनी भी इसने अपने सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू के नाम से।
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू के नाम से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। फिजी ने भी सम्मानित किया है। फिजी ने जो सम्मानित किया उस अवार्ड का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है ना। ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ग्रीस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो देखिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ग्रीस के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। पपुआ न्यू गिनी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। उसके बाद फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, देखिए यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो टोटल 106 लोगों को इस साल पद्म पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। जिसमें से जो है 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया है। इनको जोड़ दीजिए, देखिए 106 इसका टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और पूछा गया कि इसको नहीं दिया गया है पद्म विभूषण, तो दीपक धर को नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पर 3 नाम देख रहे हैं, इन तीनों को दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो और भी लोग हैं, जैसे मैंने बताया 6 लोगों को दिया गया है। तो एक जाकिर हुसैन हो गए, एक SM कृष्णा हो गए और बालकृष्ण दोषी हो गए। उसके बाद दिलीप महालनोबिस का नाम याद रखेंगे, श्रीनिवास वर्धन का नाम याद रखेंगे और मुलायम सिंह यादव का भी नाम आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया था, ये जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तुर्की में, उसी में ऑपरेशन दोस्त जो है भूकंप प्रभावित तुर्की की सहायता के लिए भारत के द्वारा चलाया गया था। तो राइट आंसर इसका तुर्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए और ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। अच्छा, म्यांमार में एक तूफान आया हुआ था, उस तूफान का नाम था मोचा, उसके लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था, ठीक है ना, ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश है। अच्छा, विजेता तो आपको भी पता होगा कि विजेता जो रहा था ये अर्जेंटीना रहा था, और उपविजेता जो रहा था फ्रेंड्स, ये उपविजेता इसमें फ्रांस रहा था, ठीक है ना। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो आयोजन कतर में किया गया था। शुभंकर का नाम क्या था, तो शुभंकर का नाम लाइव था। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए और ये आपका 22वां था। 23वां फीफा विश्व कप 2026 में होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अच्छा, सलमान रुश्दी की भी एक पुस्तक है करंट अफेयर्स से संबंधित, विक्ट्री सिटी याद रखेंगे, ठीक है ना, विक्ट्री सिटी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री का प्रश्न आ गया। 1784 में 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। तो राइट आंसर इसका सर विलियम जोन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 9 दिसंबर 2019 को। 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था और इसको पारित भी कर दिया गया था। और इस विधेयक को राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा 11 दिसंबर 2019 को जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और पारित भी किया गया था। और इस विधेयक को जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी, ठीक है ना। कब स्वीकृति मिली थी, तो 12 दिसंबर 2019 को यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, कहीं त्रुटि हो जाता है, बोलने में गलती हो जाता है तो फ्रेंड्स सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है। अगर आप बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं तो देखिए 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में, और
बात करें तो पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, कम समय है आपके पास, रिवीजन कर लीजिए। बिहान मेला का आयोजन किया जाता है, तो देखिए बिहान मेला का आयोजन जो है ये उड़ीसा में किया जाता है, और उड़ीसा में कोंड जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत का साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है। तो इस बछड़े का नाम जो है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका नाम जो है पद्मावती है। क्या रखा गया है? पद्मावती रखा गया है। उसके बाद चलिए 12 नंबर प्रश्न पढ़िए। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो फ्रेंड्स यह 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। 5.9% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है ये 2025 रखा गया है। 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 2025। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक विश्व को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2030 तक विश्व को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, और भारत सरकार ने भारत से टीबी को उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोक यानी कि स्पाइक्स शामिल होते हैं जो निम्न में से किससे बने होते हैं? PDF आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। टेलीग्राम का नाम सक्सेस केंद्रा क्विज है, सक्सेस केंद्रा क्विज है, वहाँ पर जुड़िए, PDF आपको मिलेगा, ठीक है ना। अन्यथा टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जारी किया जाता है FSSAI के द्वारा, ठीक है ना। तो FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। और देखिए अगर हम बात करें तो हाल ही में जो है 5वां संस्करण इसका जारी किया गया है, और बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर केरल रहा, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा रहा, और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जम्मू कश्मीर रहा है, ठीक है ना। और इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान जो है नीचे से दूसरा रहा है, यानी कि बिहार का स्थान 18वां रहा है। ये भी आप याद रख सकते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 जून के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए किसको यहाँ बना लीजिएगा, किसको, ठीक है ना। किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है अजय बंगा, ठीक है ना। अजय बंगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अजय बंगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अब सेट 12 आ गया। किसी सेट में 15 प्रश्न है, किसी सेट में 16 है, किसी सेट में 19 प्रश्न भी दिए गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए सेट नंबर 12 के प्रश्नों को कवर करेंगे। अब वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? देखिए वर्तमान में अगर रामसर स्थल की हम बात करते हैं तो टोटल 75 रामसर स्थल हैं, ठीक है ना। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में चिल्का झील को 1981 में मान्यता प्राप्त हुआ था, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा अगर आर्द्रभूमि स्थल पूछा जाएगा तो सुंदरवन वेटलैंड है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। और आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, और इसके समझौते 1975 में प्रभावी हुए थे। और भारत इस समझौता पर 1 फरवरी 1982 को 1982 को शामिल हुआ था। ये सब आपको ध्यान रखिएगा। चलिए तो राइट आंसर इसका 75 हो जाएगा। और सर्वाधिक अगर रामसर स्थल पूछा जाएगा किस देश में है, मतलब कहाँ पर है, तो यूनाइटेड किंगडम में है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए 5-5 सेट करके कवर करेंगे तो सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताते चलूँगा। हाल ही में चर्चा में रहा महादेवी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है। और देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ के द्वारा गोवा सरकार को महादेवी वन्य जीव अभयारण्य को वन्य जीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया गया है, इसीलिए यह चर्चा में रहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? नई संसद भवन में सीटों की कुल संख्या पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स लोकसभा में इसमें 888 सीट हैं, ठीक है ना। और राज्यसभा में 384 सीट है, इनको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 8 8 16, 1 17 हो गया।
और 8 3 11 1 12 यानी कि 1272 टोटल इसमें सीट हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सभी चीज़ों को। और इसका डिजाइन विमल पटेल के द्वारा किया गया था और इसका आकार त्रिकोणीय है। क्लियर ना, ये सब आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय मोर पर आधारित है और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। चलिए, और संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सॉन्ग ऑफ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में, ठीक है ना, किस सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ओरिजिनल जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है ये चुना गया है आपको ट्रिपल आर के। ट्रिपल आर का जो नाटू नाटू है उसी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर पूछेगा 95वें ऑस्कर अवार्ड में तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह हैं, मिशेल योह, ठीक है ना, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन अपना प्यारा भारत में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था और विजेता जर्मनी रहा है। तीसरी बार जर्मनी ने यह खिताब जीता है और उप विजेता बेल्जियम रहा है। तो जर्मनी विजेता और उप विजेता बेल्जियम रहा है। ठीक है ना, ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और महिला हॉकी विश्व कप 2022 में हुआ था, अगर पूछा जाएगा कि आयोजन तो स्पेन और नीदरलैंड में हुआ था और विजेता उसमें नीदरलैंड रहा और उप विजेता अर्जेंटीना रहा। चलिए, उसके बाद देखिए हाल ही में जारी, फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। 5-6 घंटे लगा इस वीडियो को बनाने में मुझे। चलिए, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? तो देखिए, ये कंपनी जो रही है ये टॉप पर यह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रही है। ठीक है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा, 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में बात करें तो वॉलमार्ट पहले नंबर पर रहा है। ठीक है ना, और इसमें रिलायंस इंडस्ट्री रही है। चलिए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत में प्रथम और वैश्विक स्तर पर 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो फ्रेंड्स, यह अवार्ड जो है यह दिया गया है टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरत कमल अचंता को दिया गया है। शरत कमल अचंता राइट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ शरत बना लीजिएगा, शरद नहीं, शरत कमल अचंता। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इस सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है ना, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर जो है कौन सा राज्य रहा है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जारी कौन करता है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें केरल प्रथम स्थान पर रहा है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बड़े राज्यों में। और बड़े राज्यों में बिहार का अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, बिहार को 19वां स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों की बात करें तो प्रथम स्थान पर त्रिपुरा रहा है और छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर मणिपुर रहा है। ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो प्रथम स्थान पर लक्षद्वीप रहा है और सबसे अंतिम स्थान पर दिल्ली रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स, यह जम्मू कश्मीर का बसोहली पेंटिंग है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो राइट आंसर इसका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जीता ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक कहाँ की हैं फ्रेंड्स? तो ये पोलैंड की हैं। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था। ठीक है ना, फ्रेंच ओपन में, और ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। क्लियर, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए, मेरे ख्याल से 2027 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मैं सही बता रहा हूँ। इस बुक में 2029 दिया गया है, तो 2029 होगा या 2027 होगा, एक बार आप लोग कन्फर्म कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि 30वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया?
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 23वां हुआ था, सॉरी ये 30वां नहीं 23वां बना लीजिएगा, ये बोल करके टाइप हुआ ना तो एरर हुआ है। 23वां SCO शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। इसका अध्यक्षता अपना प्यारा भारत ने किया था। और अगर हम बात करें तो SCO के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन के दौरान ईरान को आधिकारिक तौर पर SCO का 9वां सदस्य जो है, 9th मेंबर, इसको घोषित किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर भारत हो जाएगा। अगला कहाँ पर होगा आपको मिलेगा आगे प्रश्न में, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इसमें भारत का स्थान 13वां रहा है, ठीक है ना। भारत का स्थान इसमें 13वां रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 13वां इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान पहले नंबर पर है। बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है? अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका वृक्षारोपण पूछा गया है, वृक्षारोपण पूछा गया, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वृक्षारोपण कितना है? तो वृक्षारोपण जो है ये 2.48% है, 2.48% है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है, तो 7.84% है। और वृक्षावरण कितना है, तो 2.48% है, ठीक है ना। चलिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब सेट नंबर 13 आ गया। देखिए 13 नंबर का मतलब सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न कि हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, टोटल बाघों की संख्या अगर हम बात करें तो 3682 यानी कि 3682, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, और सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं ये मध्य प्रदेश में है। बिहार में अगर पूछा जाएगा तो 54 बाघों की संख्या है। उसके बाद देखिएगा कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है ये USA का फ्रंटियर है, फ्रंटियर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, और भारत का अगर पूछा जाएगा तो एरावत है, एरावत को 75वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। दूसरा फुगाकू जापान का है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर लूमी, देखिए लूमी फिनलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2069वां है, और 69वां जो हुआ था दिया गया था कि 2023 में ही दिया गया था। किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ये अभिनेता कौन से हैं? तो अल्लू अर्जुन को, ठीक है ना, अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया, फीचर फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को दिया गया था, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को और कृति सेनन को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन को दिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा तो अल्लू अर्जुन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम बिमस्टेक विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, ये थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया, थाईलैंड के बैंकॉक में, बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल के उप विजेता हैं? ठीक है ना, रनर अप पूछा गया है। तो ये राइट आंसर स्टेफानोस सिसिपास हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? ये ग्रीस के हैं, ठीक है ना, ये ग्रीस के हैं। ये उप विजेता रहे और विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो महिला एकल की विजेता आर्याना सबलेंका रहीं, जो कि बेलारूस की हैं। महिला एकल का खिताब आर्याना सबलेंका ने जीता, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? तो कानून मंत्री अभी अर्जुन राम मेघवाल हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। संचार मंत्रालय, रेल मंत्रालय ये अश्विनी वैष्णव के पास है। गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के पास है। तो ये कुछ मैं महत्वपूर्ण बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पशुपति पारस के पास है, ठीक है ना। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास है। क्लियर, अश्विनी वैष्णव के पास बता ही दिया मैंने, संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पीएम विश्वकर्मा योजना पूछा जाएगा तो स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराना है, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है ना। लखपति दीदी योजना
तो ये योजना जो है लखपति दीदी योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। तो ये सब पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये चुना गया है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के, ठीक है ना। वहीं अगर पूछा जाए कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो बाबर आजम को चुना गया है। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये भी बाबर आजम को ही चुना गया है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये चुना गया है मार्को यानसन दक्षिण अफ्रीका के। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली सीबर ब्रंट जो कि इंग्लैंड की हैं, इनको चुना गया है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? देखिए, नहीं पूछा गया है, तो चूंकि इसका आयोजन जो होगा ये कहाँ कहाँ होगा, तो इसका आयोजन जो होगा जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में किया जाएगा, ठीक है ना। कीनिया में नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 देश करेंगे, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, याद रखिएगा। 2023 वाला विश्व कप भारत में हुआ था, 2027 वाला ये बता ही दिया, 2031 वाला भारत और बांग्लादेश में होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। शशि थरूर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शशि थरूर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है, नीति आयोग के द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, खुशहाली इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। खुशहाली इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए, नीति आयोग के द्वारा भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की गरीबी मापन के लिए 17 जुलाई 2023 को दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। और इसमें सबसे अगर हम बात करें शीर्ष 5 गरीबी वाले राज्य कौन हैं, तो बिहार है सबसे ऊपर, झारखंड दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश है। बिहार में 33.75% जो है गरीबी, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वारा पहल चलाए जा रहे हैं? तो ये चलाया जा रहा है महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, साहस पहल चलाया जा रहा है तेलंगाना सरकार के द्वारा, साहस पहल, ठीक है ना, साहस पहल, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। सहर्ष पहल है एक, सहर्ष पहल, सहर्ष पहल चलाया जा रहा है त्रिपुरा के सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था और इसका आयोजन पहली बार भारत में हुआ है। इसका अगर बात करें, इसमें अगर स्वर्ण पदक जीता है किसने ओपन वर्ग में, तो उज्बेकिस्तान जीता है, और रजत पदक आर्मेनिया, और कांस्य पदक भारत बी टीम ने जीता है। महिला वर्ग की बात करें तो स्वर्ण पदक यूक्रेन ने जीता है, रजत पदक जॉर्जिया ने, और कांस्य पदक भारत ए टीम ने, और उसमें कांस्य पदक भारत बी टीम ने जीता था। चलिए, तो राइट आंसर इसका चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई पर टिक लगा लीजिए, चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है, तो नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये 2025 को ग्लेशियरों के लिए संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया, मध्य प्रदेश में, और प्रथम स्थान पर इसमें महाराष्ट्र रहा है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 आ गया। पहला प्रश्न, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है? अब यहाँ पर भी ध्यान से आपको समझना पड़ेगा।
पूछा गया कितना प्रतिशत भाग पर वनावरण है, तो वनावरण जो है ये 21.71% पर है, ठीक है ना, 21.71% क्षेत्र पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और अगर वृक्षावरण पूछेगा तो वृक्षावरण 2.91% पर, और कुल जो पूछेगा तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों, तो ये आपका 24.62% हो जाएगा। दोनों को आप मिला करके याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? तो सर्वाधिक जो है परिवहन पर किया गया है। परिवहन पर 5,17,034 करोड़ रुपया, ठीक है ना, और रक्षा पर 4,32,720 करोड़ रुपया। तो सबसे ज़्यादा परिवहन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? भारत का यह सौर मिशन है आदित्य L1। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको PSLV C57 से लॉन्च किया गया। PS पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 से लॉन्च किया गया है। कब? तो 2 सितंबर 2023 को। डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान में वित्त सचिव हैं? तो वर्तमान में वित्त सचिव की बात करें तो ये TB सोमनाथन है, TB सोमनाथन, ठीक है ना। अच्छा, अगर विदेश सचिव पूछा जाएगा तो विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं। गृह सचिव अजय भल्ला हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2023 में पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही है? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थीम रहा है। चलिए उसके बाद देखिए, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया 2021-22 के वार्षिक बजट में। 2021-22 के वार्षिक बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था। तो राइट आंसर 2021-22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया है? 32वां दिया गया है तमिल भाषा के लेखक शिव शंकरी को, नॉट सुंदरी, शिव शंकरी को सूर्य वंशम के लिए इनको दिया गया है, ठीक है ना। और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी और फ्रेंड्स हरिवंश राय बच्चन जी को पहली बार यह दिया गया था। अच्छा, व्यास सम्मान जो है किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? तो द फैबलमैन्स को दिया गया है। द फैबलमैन्स को दिया गया। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल आउट जो है इसको ऑस्कर दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो यह भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्या है? तो हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है ना, हरमनप्रीत कौर राइट आंसर हो जाएगा। विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष वर्ग में बेन स्टोक्स को दिया गया है। और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला वर्ग में बेथ मुनी को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी हैं। राइट आंसर इसका हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 24वां संघाई सहयोग संगठन का आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? 23वां भारत में हुआ था, 24वां कजाकिस्तान में होगा। कहाँ पर होगा? कजाकिस्तान में होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? पहला हॉकी फाइव्स विश्व कप का आयोजन ये कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स ये ओमान में होगा। ओमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है इसीलिए आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ओमान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? ये प्रश्न इस बुक में रिपीट किया गया, इसलिए मैंने भी लिख दिया है। मैंने बताया था कि एक एक वर्ड हूबहू मैंने रखा है, तो चलिए मैंने बता दिया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ऑलरेडी ये प्रश्न हम लोगों ने ऊपर कवर किया हुआ है।
भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर जल निकाय की बात करें तो सबसे ज़्यादा जल निकाय जो है ये पश्चिम बंगाल में है। और सबसे ज़्यादा झील पूछा गया है तो जो कि कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा झील जो है ये तमिलनाडु में है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और जल स्रोत की संख्या में बात करें तो सिर्फ 3 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की सर्वाधिक संख्या है, टैंकों की सर्वाधिक संख्या है। झीलों की संख्या तमिलनाडु हो गया, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जल निकाय जो है ये कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है। अब देखिए, नया मॉडल सेट आ गया 15 नंबर, आखिरी सेट है हमारा आज का। 11 से 15 तक हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। और निश्चिंत रहिए, एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है? अब देखिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ना, यह दिया गया है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। जॉर्जी गोस्पोदिनोव कहाँ के हैं, तो फ्रेंड्स ये बुल्गारिया के हैं। और इनकी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। टाइम शेल्टर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है बांग्लादेश में, ढाका में किया गया। बांग्लादेश राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, 49वां अगर पूछेगा कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जापान के हिरोशिमा में किया गया था। ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन का निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स यह किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विभिन्न देशों के रहन सहन स्तर के निर्धारण हेतु इस विधि का प्रयोग किया था, लेकिन अब विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हरा करके अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड को हरा करके। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता अपना प्यारा भारत, उपविजेता इंग्लैंड रहा था, ठीक है ना। और भारतीय टीम की कप्तान इसमें सैफाली वर्मा रही थी, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड को हरा करके भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स यह चलाया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध करवाना है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मास्टरो के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है बोरिया मजुमदार ने। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन की आत्मकथा है, बोरिया मजुमदार और सचिन तेंदुलकर ने लिखा था। और ये जो भी पुस्तक जो है ये बोरिया मजुमदार के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए, हाल ही में मथुआ धर्म महामेला का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया? मथुआ धर्म महामेला आयोजन, तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और यह नीति आयोग के द्वारा जारी तीसरा संस्करण है। और इसमें अगर हम बात करें तो शीर्ष पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक रहा है, ठीक है। और पहाड़ी हिमालयी राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड का रहा है। ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का रहा है। बिहार का स्थान इसमें 22वां रहा है, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना है। तो प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया है? तो बिपरजॉय का नामकरण जो है यह किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और मोचा का नामकरण यमन ने किया है। मोचा का नामकरण यमन ने किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वर्तमान में? तो वर्तमान में अनिल चौहान जो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, CDS हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अनिल चौहान, पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी थे, ठीक है ना, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए, हाल ही में जारी QS, यहाँ इस तरह से QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? ओवरऑल अगर हम विश्व की बात करते हैं तो कौन सा रहा है? तो लंदन रहा है, ठीक है ना। और भारत में जो है मुंबई सबसे जो है
प्रथम स्थान पर भारत में मुंबई रहा है, तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल मुंबई का स्थान 103वां था और प्रथम स्थान पर लंदन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 34वां जो होगा ये आपका यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका कौन सा क्रम 34वां है। 33वां पूछा गया, अगर पूछा जाएगा तो अगली बार फ्रांस में होगा, पेरिस में। ठीक है ना, 2024 में। 2028 में होगा, 2028 में होगा ये आपका कहाँ पर, तो लॉस एंजलिस में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो 35वां होगा 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है और हमारा ये आज का आखिरी प्रश्न है। 15 सेट आपका कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है। तो फ्रेंड्स, ये करता है किसके साथ, तो साइक्लोन करता है फ्रेंड्स मिस्र के साथ। मिस्र राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।